नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आने वाले चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच एनडीए की आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, चलिए ये जान लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाषपा के नेता अरुण राजभर जी। अरुण राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी हाल में आप लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया है, अपनी पार्टी का चिन्ह बदल लिया है। जो पहले छड़ी था, वो अब चाबी हो गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे, पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी जी। बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित वर्गों के जो विकास के दरवाजे जो बंद पड़े हुए हैं, उसको खोलने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने चाबी का इस्तेमाल करने का फैसला किया कि इसी चाबी से जिन गरीबों को सम्मान, सुरक्षा और हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, उनको दिलाने का हम्म। काम इसी चाबी से किया जाएगा। और लगातार पूर्व में जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में किया है, कार्यकर्ताओं का भी सुझाव रहा है कि अब चाबी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि सत्ता की चाबी जब तक अपने हाथ में नहीं आएगा, तो जिन लोगों को उपेक्षित किया गया है आजादी के 78 साल में, उन वर्गों को इसी चाबी के सहारे विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव चिन्ह चाबी अपने पार्टी का रखा है। जी, तो अरुण राजभर जी, इसका मतलब है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर की किस्मत की चाबी, किस्मत का ताला खोलने वाली है ये चाबी। देखिए, ये तमाम उन वंचितों का किस्मत खुलने वाला है जिन वर्गों की वकालत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 21 वर्षों से करती आई है। और जी। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि ये किस्मत उन वर्गों का खुलेगा जिन वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मोहर लगा रही है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, जो सुहेल देव भारतीय हम्म। समाज पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, इसी चाबी से जो हमारे अदालतें कह रही हैं, इसी चाबी से मुझे लगता है कि अगर देश के तमाम गरीब, कमजोर, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि जो हम अदालतें कह रही हैं वो बात सरकारें भी सुनेंगी और सरकारें उस पर अमल करके उन वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने में, भागीदारी दिलाने में, उनको सम्मान देने में, सुरक्षा और भागीदारी दिलाने में सहयोग करेंगे। जी, अरुण राजभर जी, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह से आप लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह बदला है। कितनी सच्चाई है इस बात पर? ये भी सच है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आगामी पिछले 2003 से चुनाव लड़ती आ रही है और हमने हमेशा से अपने सिंबल पर ही छड़ी पर चुनाव लड़ा। लेकिन हमारे मतदाताओं में एक कंफ्यूजन का जो मैसेज होता था, उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर नहीं कर पाते थे और हम लोगों को 2017 में एक झटका लगा हुआ था जब हम लोग बलिया की बांसडी सीट पर चुनाव लड़ा रहे थे अपने प्रत्याशी को, तो वहां हम लोग 1200 वोट से चुनाव हारे और 8,500 वोट एक छड़ी से मिलता जुलता सिंबल पर चला गया। तो हमारे जी। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि जब एक ही सिंबल दो तरह का दिख रहा है, तो इसको क्यों ना हम लोग बदल करके एक सिंबल, जैसे एक कॉमन सिंबल है, उसी में एक रख करके उसी का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का सुझाव था कि नहीं, इसी बात पर लड़ा जाएगा, जो कंफ्यूजन उसको दूर किया जाएगा। लेकिन 2022 चुनाव में भी यही कंफ्यूजन हम लोगों को फिर देखने को मिला। तो हम लोगों ने 2022 के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा, हम लोग फैसला कर लिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद हम लोग इसको बदलने का प्रयास किया जाए। उसी सिलसिले हम लोग लोकसभा चुनाव भी लड़े। वोट का जी। जो मार्जिन था हम लोगों ने बढ़ाया, लेकिन कुछ वोट हम लोगों का कंफ्यूजन में चला गया। हर चुनाव में कुछ ना कुछ वोट कंफ्यूजन में इधर उधर हो गया। इसके वजह से हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम लोग इस कंफ्यूजन को ही एकदम जड़ से ही समाप्त कर लिया जाए, ताकि ये कंफ्यूजन आगामी जो चुनाव होंगे उसमें कंफ्यूजन ना बना जी। रहे और इसी चाबी के सहारे हम उन वर्गों के बीच में जाएं जिन वर्गों के हम्म। विकास के बंद, ताले बंद हैं, उनको खोलने का काम किया जाएगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, कार्यकर्ताओं को भी बड़ी खुशी है और वोटरों को भी खुशी है कि कम से कम
अब इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसी चाबी से हम लोगों को जन जन तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और ये सच है कि जी। जब कोई घटनाक्रम होता है, कोई सामने कोई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, सबक मिलता है, सीख मिलती है, उसी को दूर करके, उस सीख को अपना करके जो कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों ने इसीलिए 12 तारीख को जो भी 12 अगस्त को हम लोगों ने बैठक किया और उसमें फैसला किया कि हम लोग चुनाव चिन्ह छड़ी की जगह हम लोग चाबी रखेंगे और चाबी पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो आने वाले उपचुनाव की अगर बात करें, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? एनडीए से कोई डील हुई है क्या सीटों को देखिए, लेकर? हम लोग तो प्रयास करते हैं कि बिना अगर हम लोग गठबंधन में हैं तो अगर हमें भी एक सीट 2 सीट मिले तो हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जी। परिस्थितियां ऐसी नहीं बनती हैं, हम एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं। अलायंस में हम लोगों की जो भूमिका अदा करने के लिए गठबंधन के सहयोगी दल देंगे, उस गठबंधन धर्म को निभा करके उस भूमिका को हम लोग निभाएंगे। हमारा प्रयास होता है, हम एक राजनीतिक दल है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमेशा यह चाहते हैं कि अगर कहीं भी चुनाव हो तो उसमें हमारी भी भागीदारी हो, और किसी परिस्थितियों में अगर भागीदारी नहीं हो पाती है तो हम लोग गठबंधन धर्म को निभाते हुए उस इलाके में जो चुनाव हो रहे होते हैं उस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ करके पार्टी को जिताने का सहयोग करते हैं, पार्टी को जिताने में काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 विधानसभा सीटों पर एक अभियान चलाया है, हमारे कार्यकर्ता भी अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में लगे हुए हैं, भदोही की सीट पर लगे हुए हैं, जो भी उपचुनाव हमारे हो रहे हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता अभी से सक्रिय भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। आगामी जो भी हमारे पार्टी को एनडीए गठबंधन की तरफ से जो भी भूमिका मिल रही थी उस भूमिका को हम लोग पूरी निर्वहन करेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारा एनडीए गठबंधन 10 की 10 सीट कैसे जीते, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी सीट लेना देना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तो आप बड़े नेताओं के बीच में वार्ता कर रहे होंगे और उसी में जो फैसला हमारे पक्ष में आएगा उस फैसले को हम आपके बीच में बताएंगे। बिल्कुल। तो अगर बात करें विधानसभा यूपी के उपचुनाव में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें एनडीए की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमें तो दिख रहा है कि जो विपक्षियों ने एक तैयारी करके झूठ परोसने का काम किया था 2024 इलेक्शन में, अब वह झूठ बार बार कांट की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। और ये सभी वर्ग के लोग इस बात को समझ गए हैं कि हम एक बार छले जा सकते हैं लेकिन हम बार बार छले नहीं जा सकते और बार बार हम धोखा नहीं खा सकते। जिन अफवाहों को लेकर के ये लोग कामयाबी हासिल किए, अब उस अफवाहों को उत्तर प्रदेश की आवाम और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। हम लोगों ने भी फैसला किया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने झूठ परोसा है, हमारी भी पार्टी ने फैसला किया है कि अंबेडकर नगर से ही हम लोग शुरुआत करेंगे और पोल खोलो यात्रा चलाएंगे। पोल खोलो यात्रा, जितने विरोधी समाज के बीच में झूठ फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे विरोधियों का हम पोल खोलने का काम करेंगे। और ये पोल खोलो यात्रा हम अंबेडकर जी। नगर से शुरू करते हुए आगामी 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे वह यात्रा हम विधानसभा चुनाव तक पहुंचाएंगे और वहां यह संदेश देंगे कि ये झूठ जितनी तेजी से परोसा जाएगा उतनी ही तेजी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता पोल खोलने में लगे रहेंगे, पोल खोलने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो चुनाव में इन लोगों ने झूठ परोसा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो यह झूठ परोसा गया था। अब तो यह सच्चाई सामने आ गई कि अभी हाल ही में इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया पूरे देश भर में, जबकि यह फ्लॉप शो रहा है। जनता भी इस बात को समझ गई, वोटर कार्यकर्ता भी इस बात को समझ गए कि भारत बंद किसके लिए किया जा रहा है, अमीरों के लिए किया जा रहा है, गरीबों के हक को लूटने के लिए इस तरह का आह्वान किया जा रहा है। जब सर्वोच्च अदालत, माननीय सर्वोच्च अदालत इस बात को कह रही है कि जो दलित वर्ग में छूटे हुए वर्ग है, जो वंचित तबका है, जिनको हिस्सेदारी, सम्मान, भागीदारी नहीं मिल पा रही है, उनको भागीदारी दिलाने के लिए कोटे में कोटा करके हिस्सेदारी दिया जाए ताकि सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे, यही बात संविधान में लिखा हुआ है कि सबको बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो जो आईएएस हो गया है, जो आईपीएस हो गया है, जो डॉक्टर हो गया, जो इंजीनियर हो गया, जो कलेक्टर हो गया है, जो डॉक्टर मास्टर हो गया है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है। यही बात माननीय सर्वोच्च अदालत भी कह रहा है कि जो मजबूत हो गया है वो कमजोर लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसीलिए कह रहे हैं कि जो कमजोर है उसको एक श्रेणी में खड़ा किया जाए, जो बराबरी की श्रेणी में, मजबूत की श्रेणी में खड़ा किया जाए।
तो ये कमजोर लोग मजबूत की श्रेणी में न आ सके, इसलिए पूरे देश भर में जो विपक्षी पार्टियां हैं इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। ये साफ साफ है कि ये दलित पिछड़े जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे नहीं आना देना चाहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। मुझे उम्मीद दिखा और यह पूरे देश में यह संदेश दिखा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सबसे पहले स्वागत करने का काम किया। यही बात देश की जनता ने भी स्वीकार किया कि जो सर्वोच्च अदालत कह रही है पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए, अब उसको देश की सरकार को अब लागू करने की समय आ गया है कि इसको अगर समय रहते लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो वंचित तबका है, जो हक अधिकार से उपेक्षित रह गया है, उसको वास्तविक जो लाभ है सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर उसको मिल सकता है और वो एक मजबूत के श्रेणी में खड़ा होकर के अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी पा सकता है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह इस कोटे में कोटे का बिल का जो है या कोटे में कोटे जो फैसला किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू कराने के लिए लोग पहल करें और इसका पुरजोर समर्थन करें। अगर यह लोग विरोध करते हैं तो यह दलित पिछड़े वर्गों के हिस्सेदारी का विरोध करते हैं, दलित पिछड़े वर्गों के सम्मान का विरोध करते हैं, उनकी भागीदारी का विरोध करते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे विरोध करने वाले लोगों का पोल खोलने का काम कर रही है। और आने वाले 1 महीने लगातार हम लोग इस अभियान को चला करके पोल खोलो यात्रा के माध्यम से इन सभी विरोधियों का पोल खोल करके इस बात का संदेश देंगे कि आपका हक और हिस्सा कौन लूट रहा है, आपके हक हिस्सा पर कुटाराघात कौन कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। यानी आप लोगों का मकसद यही है, पोल खोल यात्रा जो शुरू करेंगे उसके लिए? देखिए, हमारा मकसद है कि अगर जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने देखा होगा 2017 से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए संघर्ष किया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों को ही बदौलत देश में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ, रोहिणी आयोग का गठन हुआ और रोहिणी आयोग ने 2644 जातियों को एक रिपोर्ट सौंपा कि उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में ये 2644 जातियों मात्र 144 ऐसी जातियां हैं जो पूरे 27% और 22% के आरक्षण पर पूरी कब्जा जमाई हुई है। अगर इनसे जो छूटे हुए वर्ग हैं इनसे छुटकारा दिला करके उन वर्गों को दिया जाए जो अभी तक वंचित है, उनको देने का प्रयास किया जाए, तो इसीलिए रोहिणी कमीशन का गठन हुआ और 6 साल लगातार संघर्ष करने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय जी तक यह बात पहुंची और यह रिपोर्ट पहुंच गई। अब मुझे लगता है कि उसी सिलसिले में SC/ST कोटे को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट दिया है उसी तरीके से SC/ST वर्गों को भी इसी तरीके से क्राइटेरिया में बांट करके 7, 9 और 11 करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक, दलित, महादलित और अति दलित करके एक आरक्षण क्राइटेरिया बनाया जाए और इसको सबको एक बराबर का हिस्सेदारी दिया जाए। अब इसमें विरोधी कह रहे हैं कि आरक्षण इसमें खत्म करने की बात हो रही है। इसमें खत्म करने की बात कहां से हो रही है? हम तो सबको हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं। अब विरोधी कह रहे हैं खत्म करने की बात हो रही है। तो जिन लोगों की राजनीति खत्म होने की स्थिति में है, जिन लोगों को यह वजूद लग रहा है कि अगर यह भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार इस काम को कर देगी तो फिर हमारे साथ वोट देने वाला कौन होगा? इसलिए इनका वोट की राजनीति करने वालों को समाज की चिंता नहीं है, हिस्सेदारी दिलाने की चिंता नहीं है। वो अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र और इस तरह का प्रचार प्रसार करके इस देश में भ्रम का स्थिति पैदा करते हैं। मुझे लगता है जो सर्वोच्च अदालत ने भी फैसला दिया है उस फैसले को हर देश का हर एक नागरिक बहुत ही सम्मान पूर्वक हर वर्ग को हिस्सेदारी दिलाने के लिए सहयोग करेगा और आने वाले समय में आज नहीं तो कल यह हमारी लड़ाई कामयाबी की तरफ जाएगा। अरुण जी, कोटे में कोटा का तो आप लोग समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन बीजेपी इसमें कुछ बोलती हुई नजर नहीं आती। देखिए, अगर आप देखिएगा तो अभी हाल ही में हरियाणा में कोटे का चर्चा हुआ। जो साहब सिंह सैनी जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने इस विषय को हरियाणा के लोगों के बीच में रखा है और हरियाणा के लोगों ने बहुत ही सम्मान से इसको स्वीकार करने का काम किया। कहीं से तो विरोध नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार तो है हरियाणा में, उन्होंने अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया तो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वहां शुरुआत हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी में अगर विरोध किया होता तो वहां शुरुआत क्यों करते? तो ये बात 100% है कि जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा है उसको आने वाले समयों में सभी सरकारों को पालन करना होगा और सभी गरीब कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी देना होगा। क्यों ना विरोध का सामना करना पड़े, सबको देना पड़ेगा। तो अगर उपचुनाव की बात करें तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी?
देखिए, हम लोग 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 की 10 सीट पर पूरी तैयारी के साथ एनडीए को जिताने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 10 की 10 कैसे जीतें। हमारी जो उसमें भूमिका तय की जाएगी, हम उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था आपको। तो क्या लगता है कहाँ चूक हो गई थी आपसे देखिए, या आप झूठ लोगों से? और छल की वजह से हम लोगों को पराजय मिला। हुँ, राजनीति में जय और पराजय होता है। आपने जीत लिया तो जय जयकार हो गया, आपको हार मिली तो आप पराजय आपको हो गई। तो उसमें जय पराजय दोनों एक समान नहीं देखा जा सकता। हम जीतते हैं तब भी कार्यकर्ता और समाज के हित में काम करते हैं, हारते हैं तब भी जनता के बीच में और समाज के बीच में काम करते हैं। हारते हैं तो सबक मिलती है, सीख मिलती है, कमियों को समझने का मौका मिलता है। और मैं तो सहजता से इस बात को स्वीकार किया कि जो लोकसभा चुनाव में जनता ने परिणाम दिया हमारे पक्ष में, हम उस परिणाम को सार्थक करने के लिए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें बेहतर करने के लिए हम लोग अभी से लग चुके, उसी समय से लग चुके और काम कर रहे हैं। और मेरा प्रयास चल रहा है पूरे देश में जिस तरीके से माहौल नरेटिव तैयार किया गया था संविधान आरक्षण को लेकर के, हम जनता के बीच में उसी बात को लेकर के पहुंच रहे हैं कि झूठ फैलाने वालों को आपको बेनकाब करना होगा और जनता के हुँ, बीच में जो सरकार की योजनाएं जा रही है हर एक वर्ग लाभान्वित हो रहा है। हर एक वर्ग को हम लोग लाभार्थी बना रहे हैं और उसको हिस्सेदारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं नहीं है। हमारी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमारे सदस्यता अभियान चल रहे हैं। लगातार हम कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। हमने टारगेट रखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां जहां चुनाव होंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे चुनाव से पहले तक संगठन को एक नंबर का मजबूत करके हम लोग सदस्यता अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके उन चुनावों में अपनी कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो हमारा सदस्यता अभियान लगभग 1 महीने से चल रहा है और आगामी 1 महीने और हम लोग सदस्यता अभियान चला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दल के साथ जोड़ करके आगामी जो 2026 में जो जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, उसमें पूरी मजबूती के साथ हम लोग काम करने का काम करेंगे, वहां लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, तो क्या आपकी पार्टी अब यूपी से बाहर भी चुनाव लड़ने वाली है? हाँ, बिल्कुल लड़ने वाली है। हम लोग महाराष्ट्र में भी अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र की धरती पर पहली बार किया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि वहाँ 288 सीटें हैं और 48% उत्तर भारतीय रहते हैं, लेकिन राजनीति में भागीदारी 1% भी नहीं होता है और हुँ, सामाजिक स्तर पर अपनी बात कहने का उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ के लोगों ने तय किया है कि महाराष्ट्र की धरती पर हम लोग 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और महाराष्ट्र ही नहीं, हम लोग बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे और जहां भी हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे, संगठन के लोग तय करेंगे, वहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जी। अरुण राजभर जी, एक तस्वीर वायरल हुई थी आपकी, जिसमें आप घुटने के बल बैठकर योगी जी को प्रणाम कर रहे थे। तो विपक्ष तो इस पर खूब निशाना साध रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह से आप ऐसा करने को मजबूर हैं। क्या सच्चाई देखिए, है? जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप पैर ऊपर करके नहीं नमस्ते करते, हुँ, या आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पैर ऊपर करके मूड़ी नीचे करके लोग नहीं करते हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के सामने। उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए भगवान, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए भगवान के रूप में काम करते हैं। तो अगर हम अपने कार्यकर्ताओं के सामने सर झुका करके उनका प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इसमें उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, कार्यकर्ताओं का इज्जत करना नहीं जानते हैं, कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाना नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को इस हुँ, बात से आपत्ति है। मुझे लगता है कि उनकी आपत्ति उनको मुबारक। हमारे कार्यकर्ता जैसा हम जैसा महसूस करते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान किस दिशा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं। वो हम एक बार नहीं 100 बार हमको झुक करके उनका आशीर्वाद लेना होगा, तो हम 100 बार झुक करके कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेंगे। जिसको तकलीफ होगी, जिनको पीड़ा होगी, वो अपना हुँ, पीड़ा अपने घर रखेंगे। लेकिन अगर उनको हमसे पीड़ा है तो वो अपनी पीड़ा जाहिर करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका काम है विरोध करना, हमारा काम है कार्यकर्ताओं को सम्मान करना। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
हम एक विचारधारा पार्टी आधारित है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर वर्गों की आवाज बन करके काम करती है और समाज के हर वर्गों की बात करती है। बाकी तो राजनीतिक दल हजारों हैं, लेकिन हजारों जी। राजनीतिक दलों की बात उठाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण के बिल पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 33% आरक्षण दिलाने के लिए 20 साल तक संघर्ष किया, लेकिन कभी किसी ने सहयोग नहीं किया। लेकिन आज देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया। तो बड़े बड़े फैसले हम देश के तमाम उन गरीब वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अगर आरक्षण की व्यवस्था मिला तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संघर्षों के बदौलत मिला। आज पूरे देश में जिस तरीके से ये शिक्षा पर सुधार करने की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते थे, नई शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए, तो हमारा प्रयास हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के सम्मान के क्षेत्र में, तमाम हर क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया और उसी काम का नतीजा है कि देश की सरकार उन कामों को आगे बढ़ा रही है और हमारे मुद्दों पर मुहर लगा करके उन पर प्रमाणित कर रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लड़ाई सही है। और ये लड़ाई पार्टियां भी मान रही हैं, सर्वोच्च अदालत और माननीय न्यायालय सभी लोग मान रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई ही देश के तमाम वर्गों के लिए जो लड़ रहे हैं वही सही लड़ाई है। इनके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। चलिए ठीक है। अरुण राजभर जी, एक बात, आप लोगों की तरफ से ये बयान आया था कि अखिलेश यादव भस्मासुर की तरह है और वो आप लोगों के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो आप लोगों की पार्टी को खत्म करना चाहते थे, इस नियत से आए थे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या वो कामयाब हो गए क्या? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कभी कभी अंधे को अगर हाथ में बटरे लग जाए तब उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वैसे ही श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में बटरे लग गया है, तो वो अब कुछ भी कहें तो उनकी बातें आपको अच्छी लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस अभियान को लेकर काम कर रही है, श्री अखिलेश यादव जी भी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, हम भी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लेकिन उनके में हमारे में फर्क इतना है कि वो मजबूत की बात करते हैं, हम कमजोर की बात करते हैं। हम पिछड़े वर्ग में जो कमजोर वर्ग है उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वो पिछड़े वर्ग में जो मजबूत हैं उनको और मजबूत बनाने की बात करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम कमजोरों की बात करते हैं, वो पूंजीपतियों की बात करते हैं। इसलिए कि आज पूरे देश में, प्रदेश में जो कमजोरों का सहारा बन रहा है पार्टी, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो इसमें श्री अखिलेश यादव जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोच है, क्या विचार है, उनका सोच उनके लिए मुबारक है, हमारा सोच हमारे लिए। चलिए ठीक है। अरुण राजभर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर मिल्कीपुर सीट की बात करें तो मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद लड़ने वाले हैं उपचुनाव। तो क्या लगता है, फिर से लोकसभा चुनाव वाला ही परिणाम ही दोहराया जाएगा या फिर कुछ बदलाव होगा? कुछ अभी मैंने वीडियो देख रहा था, कुछ फैसला एनडीए के हक में आएगा? मिल्कीपुर विधानसभा में जिनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वहां की जनता का एक वीडियो मैंने देखा कि वहां की जनता कह रही है कि पहली बात ये पियक्कड़ एक नंबर के प्रत्याशी भेज दिया किसी ने, पीने में माहिर है, वो दिन भर नशे में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि जैसा सांसद वहां के लोगों ने चुना, उनको तो भगवान राम से भी नफरत है, भगवान राम का नाम लेने से भी नफरत है और देश की संस्कृति की बात करते हैं। भगवान राम ने माँ सेवरी का जूठा बेर खाया, लेकिन उन्होंने तो गले लगाने का बात किया, लेकिन जो वहां के सांसद हैं वो उनको सब महकते हैं, वहां के दलित, पिछड़े, कमजोर लोग उनको महकते हैं और वो हमेशा 24 घंटे नशा में बोलते हैं। जैसे लगता है कि दारू और पी करके ही वो बोलते रहते हैं बराबर, और वो उनको समझ में नहीं आता है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो नशा में अगर आप बोल रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। तो वहां की जनता ने यह फैसला किया है कि मिल्कीपुर सीट पर देखिए कि बड़े अंतराल से एनडीए के प्रत्याशी जो भी तय होंगे बड़े पैमाने पर चुनाव जीतेंगे और वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, वहां बहुत बुरी तरह से हार होगी। और वहां की जनता ने फैसला किया है कि वहां के स्थानीय प्रत्याशी की जरूरत है, बाहरी प्रत्याशी की वहां जरूरत नहीं है। वो दूसरे विधानसभा के प्रत्याशी है, वो जा करके मिल्कीपुर से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां की जनता बड़े फैसले के साथ इन सभी नकारात्मक सोच वालों को बेनकाब करते हुए जो विकास को गति दे रहा है उसके साथ खड़ा होकर के
उस गति को आगे बढ़ाने का प्रयास वहां की जनता करेगी। चलिए ठीक है अरुण राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल एनडीए भी अपनी रणनीति बना रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के नेता अरुण राजभर का कहना है कि वो लोग यानी कि एनडीए उपचुनाव में 10 में से 10 सीट जीतने का काम करेगी, इसलिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव का परिणाम क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।